सिलेबस के अनुसार हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स, जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ कहलाते हैं और उपयोगिता के आधार पर ये न्यूट्रिएंट्स 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऊर्जा उत्पादक अर्थात इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलेगा और इसमें आएगा फैट और कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है उपापचयी नियंत्रक अर्थात मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर, और ये जो है शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करेंगे, जिसमें विटामिन, लवण एवं जल आते हैं। वृद्धि एवं निर्माण संबंधी वे पोषक पदार्थ जो शरीर के वृद्धि एवं शरीर में कहीं अगर सेल डाउन हो जाए, टूट फूट हो जाए तो उसके मरम्मत में कार्य करेंगे। तो प्रोटीन, तो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वृद्धि और निर्माण से कौन है, प्रोटीन। अनुवांशिक पदार्थ में आइए, वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड। तो अनुवांशिक पदार्थ में कौन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। वृद्धि एवं निर्माण में प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर में कौन आ जाएगा, विटामिन, लवण एवं जल। और ऊर्जा उत्पादक में आ जाएगा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छा। मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 अनुपात होता है, यानी कि कार्बन 1 भाग, हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। और इसी के अनुपात में जब मिलता है तो कार्बनिक पदार्थ बनता है, उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता जितनी होती है उसका 50 से लेकर 75% की मात्रा को पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और ठीक है, अर्थात 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। तो शरीर की जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 50 से 75% कौन पूर्ति करेगा, कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी। और वहीं अगर 1 ग्राम वसा हो 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फंसता यही है कि कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, कौन कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है और कौन कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है, इसी में दम है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होता है, सिंपल होता है, उसी को मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इसके उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। ग्लूग्लैमेट्रा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप है। इसके उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, समान या भिन्न 2 मोनोसैकेराइडों के बनने से क्या होगा, डाइसैकेराइड बनेगा। और इसके उदाहरण है माशूलो यानी कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है। देखिए ग्लूकोज, गुफुसु, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनाएगा, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलेगा तो माल्टोज बनाएगा, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा, लैक्टोज बनाएगा। इसका अर्थ है कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में आइए, मोनोसैकेराइडों के कई अणुओं के श्रृंखला जब मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा और ये अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेगा। और जो भी अर्थोपोडा होते हैं उनके बाह्य कंकाल व सेलुलोज में क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। बाह्य कंकाल जो होता है ना वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कई डाइसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। फिर इसको क्लियर कीजिए, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार का है। कौन कौन है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के माने कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है, सबसे सरल रूप। और इसके उदाहरण है ग्लूग्लैमेट्रा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। और डाइसैकेराइड में हो जाएगा कि 2 को जब मोनोसैकेराइड मिलेगा तो डाइसैकेराइड बनेगा। इसमें क्या है, माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टेज।
और पॉलीसैकेराइड में हो जाएगा कि कोई को जब मोनोसैकेराइड मिलेगा तब जाके पॉलीसैकेराइड बनेगा। जैसे ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकालियम सुरुलो जो होता है खोपड़िया ऐठुआ सन के सीपी के किसका बना है? पॉलीसैकेराइड का। और इसके अन्य उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है देख लीजिए। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत को कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है? 50 से 75। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन सी के निर्माण भी करता है यह, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण भी करता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? अनुवांशिकी पदार्थ का वहन करते हैं। और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण यही कर रहा है पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा, आलू, मकई, ये सब खाइएगा ना, शकरकंद, सलजम, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन आइए, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और प्रोटीन क्या है? वृद्धि एवं निर्माण संबंधी कार्य करता है। वृद्धि, हाँ, वृद्धि एवं निर्माण, मन टूट फूट हो जाए तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस ने किया था। और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना हुआ है। और मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग है वह प्रोटीन ही है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन। यही नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में दलहनी पौधे ग्रहण करते हैं, तो बाद में दलहनी पौधे को खाते हैं आप, दलहनी, तो प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस। कितने प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं? 20 प्रकार के, ठीक है। और मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना है? 15%। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर के मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 20 प्रकार के ही एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। इसमें 20 प्रकार में जो है 10 का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 को जो है कुछ खा के हम लोग पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में, उसके बाद ही मूंगफली में पाया जाता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 45 ग्राम, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह महिलाओं के हृदय का भार 250 से 300 ग्राम होता है, पुरुष का ज्यादा हो गया 300 से 350, पुरुषों में ज्यादा खून हो गया 5 से 6 लीटर, तो आधा लीटर महिलाओं में कम। तो उसी प्रकार महिला से हमेशा ज्यादा प्रोटीन पुरुष को चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा खून है, उसका हार्ट भी ज्यादा है, वजन काम भी ज्यादा करता है। हाँ। प्रोटीन का प्रकार, प्रोटीन के 3 प्रकार हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सरल प्रोटीन का उदाहरण है, कौन संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है और कौन व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। सरल प्रोटीन में आइए, वे प्रोटीन जो केवल और केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं? 20 प्रकार के। तो जो केवल अमीनो एसिड से बने होंगे वे सरल प्रोटीन कहलाएंगे। और इसका उदाहरण है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन। इसको याद कर लीजिएगा लोग, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन जो हैं ये सरल प्रोटीन के उदाहरण है। प्रश्न पूछ रहा हूं, निम्न में से कौन जो है सरल प्रोटीन के उदाहरण है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन्स, ऑप्शन बी क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोटियंस। एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन जो हैं वह सिंपल प्रोटीन के उदाहरण है। दूसरा ये संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके साथ अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है, तो क्या मानिएगा? क्रोमोप्रोटीन चाहे ग्लाइकोप्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है, जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है प यानी कि प्रोटियंस, पेप्टोन और पेप्टाइड। क्लियर है? बताइएगा लोग कि निम्न में से कौन संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन्स, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी पेप्टोन, ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन ये सब संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है। बस एक को जब याद रखिएगा ना सरल प्रोटीन, तब बाकी सब मार दीजिएगा। पूछिए कैसे? व्युत्पन्न प्रोटीन में तो प है, यानी कि प्रोटियंस है, पेंटोन है, पेप्टाइड है। लेकिन सरल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन है। क्लियर है?
प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए, कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्म और ऊतकों के निर्माण में ये भाग लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वृद्धि और निर्माण संबंधी कार्य प्रोटीन करते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं और इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वांसियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। क्वांसियोरकर में क्या होगा कि बच्चे का हाथ पांव दुबला, पेट बाहर निकल जाएगा और मरासमस में मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। तो म से मरास पर तो म से मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। और क्वांसियोरकर में क्या होगा? हाथ पैर पतला हो जाएगा, पेट बाहर हड़िया की तरह निकल जाएगा। ठीक है। यह जैव उत्प्रेरक के साथ साथ बायो कंट्रोलर के रूप में भी कार्य करता है। कौन? प्रोटीन। अनुवांशिक लक्षणों के विकास में नियंत्रण करता है और संवहन में भी सहायक है। ठीक है। अब आइए वसा यानी कि फैट। वसा जो है जब भी टूटेगा तो ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल बनाएगा। फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल हमेशा याद रखिएगा। जब भी वसा का पाचन होगा तो किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल में। उसी का यह एस्टर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में। शरीर में अगर पचने का कार्य हो तो सबसे पहले कौन पचता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद वसा और सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिएगा लोग। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही बीबीआई है और बार बार प्रश्न इससे आते हैं, फंसता है कि वसा कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होगा? 20 डिग्री पर। परंतु ये इस ताप पर अगर द्रव्य अवस्था में है तो उन्हें तेल कहा जाएगा। फैट और तेल में क्या अंतर है? अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो ठोस है तो वो फैट है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिक्विड है तो वो तेल है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा का उदाहरण बताइए। असंतृप्त का मछली का तेल और वनस्पति तेल। बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है असंतृप्त वसा का उदाहरण है? तो मछली का तेल और वनस्पति तेल और डालडा और नारियल का तेल और ताड़ का तेल, ये सब क्या है? संतृप्त तेल के उदाहरण है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 9.3 किलो कैलोरी। और वहीं कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना प्रतिशत वसा से ऊर्जा मिलती है? 20 से 30%। और शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना है? 15%। और शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा? 50 से 75। ठीक है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कणिका भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत अच्छा। वसा का कार्य क्या है सुनिए। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखेगा, बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है, तब उन्हें बटर मांगने लग जाता है, बटर दे दो। और आहार को रुचिकर बनाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। ना लोग कहे खोसिया मीटो में बड़ा तेल बा, सबका फैटन हुआ। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाएगी, वजन में कमी आएगी एवं शरीर का विकास रुक जाएगा। और ज्यादा वसा हो जाए तो शरीर स्थूल भी हो जाएगा और हृदय की बीमारियां होगी। फैट बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। विटामिन का ही है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। बार बार पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है विटामिन से। विटामिन खाने से कोई ऊर्जा, कैलोरी थैलोरी कुछ नहीं प्राप्त होगा, परंतु यह शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ से प्रश्न हमने पढ़ा था कि उपापचयी नियंत्रक कौन है? विटामिन, खनिज लवण एवं जल। इसलिए विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहिएगा? विटामिन को। और मेटाबॉलिज्म को विटामिन है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है BC जो जल में घुलनशील है, और AD के वसा एवं कार्बनिक घोलकों में विलय है। तो वो कौन विटामिन जो है वह वसा या कार्बनिक घोलकों में विलय है? एडाइक, ADEK, सीधे याद रखिए एडाइक, ADEK वसा या कार्बनिक घोलकों में, और BC जल में। विटामिन A की कमी से जो है क्या कौन बीमारी हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। और साथ ही जीरोप्लाथेमिया को कहा जाता है शुष्का छिफेक भी हो जाएगा। त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी। तो विटामिन A आंख के लिए, त्वचा के लिए, हड्डी एवं हमारे शरीर के और साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाएगा।
विटामिनों का संश्लेषण हमारी शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, परंतु विटामिन युक्त भोजन खाके इसको हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा, 20 प्रकार की शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं शरीर कर लेता है? 10। और 10 को हम भोजन को द्वारा लेते हैं। तो उसी प्रकार विटामिन का जो है शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन विटामिन युक्त भोजन खाके हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन 2 प्रकार के जो विटामिन है उसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ये अपवाद है। उसका नाम है विटामिन डी एवं के। विटामिन डी का संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में, एक किरण होता है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, और ये किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इर्गेलिस्ट्रॉल द्वारा बनता है। सुबह का, दिन में जब तो जराइए दी। विटामिन के जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन यानी कि आंत में संश्लेषित होता है और वहां इसका अवशोषण भी होता है। ठीक है। तो 2 विटामिन ऐसे हैं, डी के तो धूप ले लिया के जीवाणु के द्वारा कोलन में। अब आइए विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। सबसे पहले बताइएगा लो विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम जोर से बोलिए। विटामिन ए का प्रश्न पूरा होने पर बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड, विटामिन B5 का पेंटोथोनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन या विटामिन H भी कह सकते हैं, विटामिन B11 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकोफेरॉल और विटामिन K फिलोक्विनोन। तो ध्यान से सुनिएगा लो, नहीं तो बार बार फंसेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर इसकी कमी से रतौंधी, शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जीरोप्लाइथेमिया यानी कि त्वचा रूखी सूखी शुष्का भिषेक भी इसको कह सकते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन और इसकी कमी से बेरी हो जाता है। बेरी जो रोग है, ये आपको सफेद आटा वाटा ज्यादा खाइएगा और चीज नहीं खा पाइएगा तो उससे हो जाएगा। और बेरी का मतलब ये है कि आपका मन नहीं लगेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, कुछ भी खाइएगा पचबे नहीं करेगा, मांसपेशियां सब ढीली हो जाएगी। माने कोई नहीं होता है कि साफ मन उचट जाएगा आपका, इतना शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन और इसकी कमी से बेरी होगा। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और साथ ही जीभ में भी कटल फटल हो जाएगा। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा यानी कि त्वचा दाग या फोडी सिंड्रोम, एक के रोग है। B3 B5 का नाम है पेंटोथोनिक एसिड और इससे बाल सफेद होगा। तो जब बाल सफेद होगा B5 से, तो B7 से बाल गिर जाएगा। याद रखिएगा, बाल किससे सफेद होगा? पेंटोथोनिक एसिड B5। B2 जो है ना वो राइबोफ्लोविन है और इससे त्वचा फट जाएगा, आंख भी लाल हो जाएगा और जीभ भी फटा रहेगा। B3 का नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन और इसकी कमी से पेलाग्रा यानी कि त्वचा दाद कहिए चाहे फोडी सिंड्रोम कहिए, एक है त्वचा दाद, पेलाग्रा चाहे फोडी सिंड्रोम। B5 का नाम है पेंटोथोनिक एसिड और इसकी कमी से बाल सफेद होगा। तो बाल सफेद होगा B5 से तो गिर जाएगा B7 से, और B7 को ही विटामिन H कहा जाता है और मंदबुद्धि भी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। B6 है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होगा। B7 का नाम है बायोटिन या विटामिन H कहिए और इसकी कमी से भी लकवा मार देगा। लकवा किससे मारेगा? B7 से। शरीर में दर्द होगा। तो B5 से बाल जब सफेद हो रहा था पेंटोथोनिक एसिड से, तो B7 से क्या होगा? बाल गिर जाएगा। B11 फॉलिक एसिड, एनीमिया या पेचिस रोग। पेचिस रोग किससे होगा? B11 से। और B12 को कहा जाता है साइनेकोबाल्मिन। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसका रासायनिक नाम क्या है? B12 को साइनेकोबाल्मिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया एवं पांडु रोग हुआ। यही वो पांडु रोग है जो था पांचों पांडव के पिताजी को, पांडु को। क्या होता है इसमें? खून नहीं बनेगा। ठीक है। विटामिन C को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से क्या होगा? मसूड़े फूल जाएंगे, खून लगेंगे आने, इसलिए कहा जाता है खट्टे फल खाइए, नींबू संतरा ये सब। ठीक है। विटामिन D को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल
और इसकी कमी से बड़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया एवं छोटे में रिकेट हो जाएगा, यानी कि हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। ठीक है। विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना। कहने का मतलब है कि माने विटामिन ई का ही उपयोग कीजिए, नहीं तो जनन शक्ति माने बच्चा पैदा करने में इस सब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। विटामिन के को कहा जाता है फिलोक्विनोन, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। अब आइए खनिज लवण यानी कि मिनरल। तो हम लोगों ने क्या क्या था यहाँ पर, जो ये मेटाबॉलिज्म में जो कंट्रोलर थे उपापचयी नियंत्रक में विटामिन को पढ़ लिया। अब खनिज लवण एवं जल को पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन, खनिज लवण और जल जो है ये सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्लियर करते हैं। खनिज लवण में आइए, मनुष्य खनिज भूमि से ना प्राप्त करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है और पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं, और ये शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रण करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है यह कि गर्भवती जो स्त्रियां होती है उसमें कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम आयरन का गोली सरकार के द्वारा बांटा जाता है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है। और यह शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 4 से 5%। और लगभग 15 अलग अलग प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। जितना शरीर का वजन है उसका कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाता है? 65%। ब्लड 65% पावल जाला। 4 से 5 लीटर ब्लड पावल जाला, अब 65% पानी पावल जाला। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत खनिज लवण पाया जाता है? 4 से 5%। ठीक है। अब पहला है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम है और इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के रूप में लेते हैं। ये नमक नहीं है, वो दूसरा हो जाएगा आयोडीन वाला। ये 2 से 5 ग्राम चाहिए और साधारण नमक मछली, मांस, अंडे, दूध में मिलेगा। इसका कार्य देखिए क्या है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम चाहिए। ठीक है। पोटेशियम मात्र 1 ग्राम चाहिए, ये दैनिक है, माने रोज इतना चाहिए जरूर। लगभग जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी में पोटेशियम पाया जाता है और इसका भी काम जो है सोडियम क्लोराइड के भांति है। ये भी पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि कर सकेगा। हालांकि माना जाता है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब आइए कैल्शियम। कैल्शियम लगभग 1.2 ग्राम चाहिए और यह विटामिनों के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम। ठीक है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका निभाता है। फास्फोरस आइए 1.2 ग्राम, जितना कैल्शियम चाहिए उतना ही चाहिए। कैल्शियम से संबंध होकर दांतों एवं हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है और शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। और अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस का दोनों खतरा हड्डी एवं दांत ला जरूरी बा। लोहा आइए, लोहा 25 मिलीग्राम चाहिए लड़का ला और 35 मिलीग्राम चाहिए लड़की ला। ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, गर्भवती उसको होना है तो उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए उसको लोहा ज्यादा चाहिए, 35 ग्राम चाहिए। का है लोहा ज्यादा रही तब खून बनाई तब बचवा पोसाई। तो बालक में कितना चाहिए लोहा? 25 mg मिलीग्राम। अब बालिका में 35 मिलीग्राम। देखिए लोहा जो है लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब लोहा ज्यादा रहेगा। और यह उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। देखिए क्या क्या चाहिए, बार बार यह पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें आपको लोहा मिलेगा, तो ऑप्शन में रहेगा सेव में लोहा मिलता है, तो मार दीजिएगा। 6ठा क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है किसमें लोहा मिलेगा, फल के 4-5 गो नाम दे दी और में दे दी सेव मार दीजिएगा। सेव के अलावा केला में भी मिलता है, तो 2 गो फल का नाम याद रखिए, कौन कौन? सेव और केला। लेकिन उसमें क्या करेगा कि केला छोड़ देगा, सेव देगा और 3-4 गो और फल का नाम दे देगा, कहेगा किसमें लोहा है, तो सेव में। उसके अलावा पालक के पत्ता खाइए, अन्य हरी सब्जियां खाइएगा तो उसमें मिलेगा कलेजी, गुर्दा, अंडा, पीतक। आयोडीन आइए, आयोडीन चाहिए 20 ग्राम। मछली, समुद्री खरपतवार, लेमुनेरिया वगैरह, पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक भी खाइएगा तो आयोडीन मिलेगा। और यही थायराइड ग्रंथि द्वारा अस्रावित जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके लिए आवश्यक है। का है ताकि घेंगा ना हो। मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, ये सब कम चाहिए। मैग्नीशियम आइए, मैग्नीशियम क्यों आवश्यक है?
क्योंकि कैंसर से बचाव अगर करना है तो मैग्नीशियम चाहिए और कम मात्रा में, और हरी सब्जी खाइए आप उससे बचे रहिएगा। तो कैंसर से बचाव के लिए मैग्नीशियम। जस्ता क्यों जरूरी है? इंसुलिन अच्छा ढंग से शरीर में काम करे, अच्छा से इंसुलिन का उत्पादन हो ताकि डायबिटीज नहीं होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? जस्ता चाहिए। और यकृत मछली खाइए, इंसुलिन आपको मिलेगा। तांबा, आइए, तांबा भी मिलता है। तांबा क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए भी आवश्यक है, हड्डियों के निर्माण में भी, और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कौन काम करता है? तांबा। कोबाल्ट का, आइए, कोबाल्ट क्या करेगा? लोहा है, तो आरबीसी एवं विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर हुआ? जल का, आइए, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। हम लोग पानी पीकर न जल को प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर का लगभग 65 से 75% भाग सिर्फ जल है। छोटे जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उसमें 80% उसके शरीर का वजन का जल होता है। अब वयस्क पुरुष में 65 से 75% जल होता है, और जो वयस्क महिला होती है उसमें से 55 से 60% शरीर के भार का जल होता है। और खनिज लवण 4 से 5%। पानी में अगर आर्सेनिक मिला हुआ है, बहुत सारा पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक ये सब मिला हुआ है। पता चला है कि बिहार का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर, उसमें यूरेनियम का मात्रा पाया जा रहा है। ठीक है, तो पानी में अगर आर्सेनिक विष मिला हुआ है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? कैराटोसिस। कौन रोग हो जाएगा? कैराटोसिस रोग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, जल के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जल जो है हमारे शरीर से पसीना को निकालता है, और साथ ही वाष्पन द्वारा जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। गर्मी के दिन में अगर पसीना ना निकले तो बुझे कि टेम्परेचर के कंट्रोल नहीं कर। शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका भी उत्सर्जन जल के द्वारा होता है। आप पढ़े हैं कि जो भी शरीर के उत्सर्जित पदार्थ है उसमें त्वचा भी शामिल है, और त्वचा में न सीबम है एवं श्वेत ग्रंथियां हैं। सीबम क्या करता है? तेल निकालता है। अब श्वेत ग्रंथियां पसीना। शरीर में होने वाली अधिकतर जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है, जैव रासायनिक क्रियाएं, वे जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। अब आइए, न्यूक्लिक एसिड, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बना होता है। तो बार बार ये पूछेगा कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, 5 तत्वों से मिलकर यह बना है न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारी क्या करता है? यही अनुवांशिकी पदार्थ है। डीएनए, आरएनए को इधर से उधर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करना, और क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है। सिलेबस के अनुसार बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी कि पोषण को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पोषक पदार्थों को। पोषण आखिर है क्या? और उसमें भी लोग कहता है कि संतुलित पोषण कीजिए, माने संतुलित भोजन कीजिए, यानी कि बैलेंस डाइट। वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हों, उसे संतुलित पोषण यानी कि बैलेंस डाइट कहते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है? विटामिन सी एवं लोहा, आयरन एवं लोहा, आयरन एवं विटामिन सी की दूध में कमी होती है, इसीलिए इसे संतुलित पोषण नहीं माना जाता है। संतुलित जो पोषण है यानी कि आहार है, यह व्यक्ति की आयु, महिला है कि पुरुष है, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि दिन भर बैठले रहना है, खूब ढकार के खाना, तो क्या हुई? संतुलित, तो मोटापा बढ़ जाएगी। तो संतुलित पोषण अनु का है, लेकिन जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा संतुलित पोषण की आवश्यकता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा पुरुष को 3000 से 3500 कैलोरी चाहिए। ठीक है, युवा मनुष्य जो है वो 3000 से 3500 कैलोरी उसको चाहिए। और यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा और अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों एवं बालिकाओं से ज्यादा भोजन करना चाहिए, यानी कि अधिक संतुलित भोजन उसको चाहिए। ठीक है, अब आइए कि मानव शरीर की कैलोरी संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, इसको हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 2000। और वहीं स्त्री को 2100। 8 घंटा कार्य करने के लिए पुरुष को कितना चाहिए? 3000। और वहीं स्त्री को 2500। और कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 और महिला को
3000। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। भोजन और उसके अवयव क्या है? भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिससे जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम करने के लिए ग्रहण करता है। और इसे 3 भागों में बांटा जाता है: ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ, शरीर का निर्माण करने वाला भोज्य पदार्थ और प्रतिरक्षी प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ। यहाँ से एक प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया था? सोडियम बेंजोएट का। और इसका सूत्र है C6H5COONA। उसके अलावा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। अब पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहेगा तो पोषण वाला हैदराबाद होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में, सेंट्रल औषधि शोध संस्थान लखनऊ, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर और राष्ट्रीय पोषण हैदराबाद। तो पोषण कहाँ हुई? हैदराबाद में। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक में और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। यहाँ कुछ चार्ट दिया हुआ है कि उम्र के हिसाब से क्या क्या चाहिए। गेहूं कितना खाना है, दाल कितना खाना है, पत्तीदार सब्जियां कितना खाना है। उसमें भी जो वयस्क मनुष्य है अगर सामान्य कार्य करता है तो कितना चाहिए, मध्यम कठोर सामान्यतः वयस्क महिला। तो ये सब चीजों को आप लोग याद कीजिएगा। लोग भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। ठीक है। अब आइए मानव रोग में, चैप्टर नंबर 10, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है। परजीवी, प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहते हैं और इससे होने वाले कुछ रोग हैं। बहुत सारे आपको ट्रिक मिल जाएंगे कि इसका एगो ट्रिक मिल जाएगा कि मलेरिया से प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का ट्रिक क्या है, जीवाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक क्या है और विषाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक क्या है। लेकिन हम लोग सामान्य रूप में इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस ट्रिक को जानते भी होंगे कि मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार जो रोग है ये सब प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मलेरिया को। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था? उसका नाम है मैकुलाच ने। फिर से मैं बोल रहा हूं कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैकुलाच ने। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच ने किया था और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग से फिर से प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने की थी। सबसे पहले मलेरिया शब्द किसने दिया? मैकुलच ने। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? लेवरन ने। और मलेरिया होता है तो मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। खूब ध्यान से सुनिएगा, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया शब्द किसने दिया? मैकुलाच ने। और प्लाज्मोडियम से यह होता है यह किसने कहा? लेवरन ने। फिर से मैं बोल रहा हूं, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस, मलेरिया शब्द मैकुलाच और प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन। क्लियर हो गया। और मलेरिया रोग में आरबीसी एवं तिल्ली जो है नष्ट हो जाता है, अर्थात रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स, इरिथ्रोसाइट और एस्प्लीन जो है नष्ट हो जाता है और खून की कमी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष की जो छाल है कुनैन, उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ दवाइयां हैं जिसका नाम है पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन। तो ये ऑप्शन में दे देगा आपको, पेलुड्रीन भी दे देगा, प्रीमाक्विन दे देगा, आपको क्लोरोक्विन दे देगा, कुनैन दे देगा। तो क्या मारिएगा? ऑल। ठीक है। अब आते हैं लोग कि मलेरिया जो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है तो इसमें प्रभावित अंग है तिल्ली और आरबीसी। खून की कमी हो जाएगी और इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? लेवरन ने। मलेरिया शब्द दिया मैकुलाच ने और मलेरिया की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है। इसका वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है। याद रख लीजिएगा लोग, मादा एनोफिलीज मच्छर बार बार पूछा था। मेहरारू वाला एनोफिलीज मच्छर मादा और ठंडक के साथ बुखार लगी लक्षण है। नेक्स्ट में आइए पायरिया। पायरिया जो है इससे प्रभावित होता है मसूड़ा और इसका परजीवी का नाम है प्रोटोजोआ का एंटमीबा जिंजीवेलिस। एंटमीबा जिंजीवेलिस याद रखना है, जिंजीवेलिस।
मसूड़े से ब्लड निकलता है। सोने की बीमारी है, ध्यान देना है, दो प्रकार की बीमारी है, एक का नाम है सोने की बीमारी और एक है कालाजार। सोने की बीमारी से प्रभावित होता है मस्तिष्क और कालाजार से प्रभावित होता है बोन मैरो। सोने की बीमारी से प्रभावित होने वाला मस्तिष्क है, ठीक है, और कालाजार से प्रभावित होने वाला बोन मैरो है, जो खून बनाता है वही प्रभावित हो जाएगा कालाजार से, अस्थि मज्जा। तो सोने की जो बीमारी जिससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क, इसके परजीवी का नाम है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, और ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, टीएसी मक्खी। बहुत नींद के साथ बुखार आएगा, यानी कि मस्तिष्क एकदम सुतर रही, और ट्रिपैनोसोमा है, सीसी मक्खी काटी सोने की बीमारी में, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस, सीसी मक्खी काटने से होता है, और इसके परजीवी का नाम ट्रिपैनोसोमा है। और कालाजार जो है इसमें बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा प्रभावित होगा, और इसके परजीवी का नाम है लिस्मैनिया डोनावानी, और ये बालू मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई या सिक्टा मक्खी के काटने से होता है। तीनों एक के नाम है, सिक्टा मक्खी कहिए, सैंड फ्लाई कहिए, बालू मक्खी कहिए, लिस्मैनिया डोनावानी, बोन मैरो प्रभावित होगा कालाजार में, और इसमें तेज बुखार है। क्लियर है? अब आता है पेचिस। पेचिस से क्या प्रभावित होगा? आंत। एंटमीबा हिस्टोलिका, सब याद रखना है, एक एक वर्ड यहाँ पर याद रखना है। पेचिस से प्रभावित अंग आंत, और प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिका। इसमें श्लेष्मा के साथ खून के साथ दस्त आएगा, ठीक है। अब आइए लो जीवाणु। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग क्या है? टी है टाच, डिप्लेका नी, ये सबको जीवाणु जाने। टी है टाच, डिप्लेका नी, ये सबको जीवाणु जाने, ठीक है। तो टिटनस आइए। टिटनस में प्रभावित होता है आपको तंत्रिका तंत्र, और साथ ही कोढ़ में भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है, लेप्रोसी, ठीक है। और लेप्रोसी का खोज किसने किया था? हैंसन नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा नाम है हैंसन। तो टिटनेस और कोढ़ में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और जब तंत्रिका तंत्र कोढ़ में प्रभावित होगा तो क्या खराब होगा? त्वचा। लेकिन टिटनेस को कहा जाता है, टिटनेस का एक अन्य नाम भी है धनुष टंकार। आदमी हैंग हो जाए टेढ़ तो टिटनेस हो गई, तो टिटनेस का नाम क्या है? धनुष टंकार, और इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लोरीस्टेरियम टेटेनी, ठीक है। तो जानते हैं क्या करेगा? ये टिटनेस का जब पूछेगा ना जीवाणु का नाम, तो टेटेनी छोड़ देगा, खाली क्लोरीस्टेरियम में लिख देगा, याद रखिएगा इसको। तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन आएगा, जबड़ा लॉक हो जाएगा, और इसको कहा जाता है टेटनस को लॉकजा। क्या कहा जाता है? बीमारी का टेटनस का अन्य नाम लॉकजा एवं धनुष टंकार भी है, याद रखिएगा। हैजा आइए। हैजा और टाइफाइड से और पेचिस से, इन तीनों रोगों से आंत प्रभावित होता है। हैजा और टाइफाइड से आंत, लेकिन हैजा टाइफाइड जीवाणु जनित है, लेकिन वहीं पेचिस जो है वह प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है। तो हैजा टाइफाइड में आंत हो गया, और हैजा का जो जीवाणु का नाम है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। लगातार दस्त एवं उल्टियां आएंगी, ठीक है। टाइफाइड से भी आंत होगा, और इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड को ही मोती झारा रोग भी कहते हैं, ठीक है, मोती झारा। और तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। क्षय रोग में आइए। क्षय रोग में और निमोनिया में, इन दोनों में फेफड़ा प्रभावित होगा, और क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राज रोग, यक्षमा, सब टीबी का ही नाम है, क्षय रोग का ही। तो क्षय रोग और निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होगा। क्षय रोग के जीवाणु का क्या नाम है? बार बार आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बताइए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बार बार खांसी के साथ कफ, और कफ में खून भी आई। क्लियर है? डिप्थीरिया आई है। डिप्थीरिया श्वास नली की बीमारी है। किसकी? श्वास नली। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, आ गया कोरोना। सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार, वजन घटना। प्लेग आइए। प्लेग में भी फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच जो कांव है, माने जहां हमेशा दबा रहता, वो प्रभावित हुई प्लेग में, और बहुत तेज बुखार, शरीर पे गिल्टियां आएंगी, और इसके पास्चुरेला पेस्टिस है, ठीक है। काली खांसी आई है, जिसको अंग्रेजी में हुपिंग कफ भी कहते हैं, और ये बच्चों में इसकी सुई आजकल दी जा रही है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, देखिए हीमोफिलिस
पर्टूटिस है। काली खांसी जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है हीमोफिलिस पर्टूसिस। तो डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टेटनस डीपीटी का टीका बच्चों को दिया जाता है। तो काली खांसी से क्या प्रभावित होगा? श्वसन तंत्र। हीमोफिलिया पर्टूसिस लगातार खांसी आना। निमोनिया में फेफड़ा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कम से कम निमोनिया का तो आप लोग जीवाणु का नाम याद रखिए, हर बच्चा को निमोनिया हो जाता है। तो जीवाणु का क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कोड आइए, कोड में तंत्रिका तंत्र, त्वचा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री शरीर पर चकते और तंत्रिकाएं पर। गोनोरिया आइए, गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग में हो जाता है और इसके जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगा। अक्सर बूढ़े होने पर मूत्र मार्ग में सूजन से संबंधित बीमारियां हो जाती है, तो वो गोनोरिया हो गया। सिफिलिस आइए, सिफिलिस शिश्न की बीमारी है, यानी कि जो पुरुष का जो लिंग होता है उसी को शिश्न कहा जाता है और उसी की बीमारी है। टेप्रोमा पेलिडम के कारण होता है और शिश्न में घाव हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लोग, सिफिलिस पुरुष के शिश्न की बीमारी है और शिश्न पर घाव हो जाएगा और इसके जीवाणु का नाम है टेप्रोमा पेलिडम। और गोनोरिया मूत्र मार्ग में सूजन आता है, माने थोड़ा बूढ़ा होने पे। ठीक है, देखिए, तो अभी तक हमने पढ़ा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकुलच ने। मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रस ने। मलेरिया होता है जिस प्लाज्मोडियम से, उस प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? लेब्रॉन ने। तो प्लाज्मोडियम लेब्रॉन, मलेरिया शब्द मैकुलच। अब मलेरिया हो गया है रोनाल्ड रस। बहुत बढ़िया। अब मलेरिया से प्रभावित अंग कौन होगा? आरबीसीएम तिल्ली, खून के कमी हो जाएगी, ठंडा लगी खूब जड़ैया, बहुत खराब बीमारी है मलेरिया। मलेरिया का आज तक कोई दवा नहीं है। आज तक वैज्ञानिक लोग, कुछ बीमारी ऐसा है जिसका कोई दवा नहीं बना पाया लोग। मलेरिया लोग कहता है मलेरिया ठीक होता है, मलेरिया का कोई दवाई नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसे हैं 4-5, उसको हम बताएंगे कि उसका कोई इलाज नहीं है। बताइएगा लोग कि कॉलरा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? कॉलरा रॉबर्ट कोच ने, जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच। उन्होंने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि टीबी का जो जीवाणु है बैसिलस, उसकी खोज और कॉलरा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट हुक तो कोशिका वाला है, वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है। तो रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर ने। और दूध का पास्चुराइजेशन भी लुई पास्चर ने खोजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कि हुपिंग कॉफ और टिटनस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। अब आइए लो, हेमिल्थस से होने वाले रोग क्या है? हेमिल्थस, इसमें पहला रोग है जिसका नाम है अतिसार यानी कि डायरिया। कौन सा रोग है? हेमिल्थस, अतिसार यानी कि डायरिया। ये जो है हमारे आंत जो होता है, हमारा आंत, उसी में एक जो है प्रोटोजोआ होता है, निमेटोड, जिसका नाम है एक्रेसिस लुम्ब्रिकाइटिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक एक हमारे आंत में रहने वाला प्रोटोजोआ होता है और जो घरेलू मक्खी द्वारा हमारे आंत में चला जाता है। जैसे मान लीजिए घरेलू जो मक्खी होती है कहीं बैठी, तो वो जो है खाने होने पर बैठ गई, तो एक्रेसिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक जीवाणु को, हम प्रोटोजोआ को हमारे आंत में छोड़ देती है उस भोजन पर, और वो हमारे भोजन के माध्यम से आंत में चला गया और इससे क्या होगा? आंत में घाव हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो ट्रिप्सिन है वही नष्ट हो जाता है और जब नष्ट हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा कहानी, तो प्रोटीन का पचन नहीं हो पाएगा और ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है क्योंकि बच्चे कहीं कुछ फेंका हुआ होता है उठाकर खा लेते हैं। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है अतिसार यानी कि डायरिया। और इसमें क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, खूब उल्टी लैट्रिन उल्टी बंदे ना हो। हाँ, तो ये काहे होता है? घरेलू मक्खी के कारण। मान लीजिए कहीं से हगल उगल क्या कहीं गंदा उंदा पर से बैठ के आई है, कोई खाना का सामान है, बैठ गई, खाना नीचे गिर गया, अब बच्चा उठा के उसी सबको मुंह में डाल लेता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा जीवाणु चल जाएगा? कौन सा निमेटोड यानी कि प्रोटोजोआ चल जाएगा?
एक्रेरिस लुम्ब्रिकाइंडिज, ठीक है। फाइलेरिया, ये फाइलेरिया भी जो है यह क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है और इसका वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर ही है, जो एक प्रकार का कृमि होता है जिसका नाम है ब्रेंकोफाटाई। फाइलेरिया ब्रेंकोफाटाई नामक कृमि है और उसी का संचरण क्यूलेक्स मच्छर करते हैं और जब ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथी पांव, एलेफेंटाइटिस, पैर फूल जाएगा, वृषण जो कोष होता है पुरुषों का वो फूल जाएगा और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आता है। तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस मच्छरों के काटने से फाइलेरिया यानी कि एलेफेंटाइटिस रोग होता है? क्यूलेक्स मच्छर। और ये किसका वहन करते हैं? फाइलेरिया ब्रेंकोफाटाई नामक कृमि का। और यहाँ घरेलू मक्खी किसका वहन करती थी जिससे डायरिया हो जाता था? एक्रेरिस लुम्ब्रिकाइंडिज। और आंत में जाके घाव कर देगा और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाएगा। ये दो जो बीमारी है मृत्यु से है, कौन कौन? डायरिया और फाइलेरिया। क्लियर है? अब मलेरिया किसके काटने से होगा? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। अब आइए फफूंद द्वारा, फंगस यानी कि कवक द्वारा होने वाले रोगों का ट्रिक आपको बताए थे, साबरा, SABAR, साबर। तो देखिए एस से जो रोग होगा एस्केबीज यानी कि खाज, यह रोग होगा एस्केरस एस्केबीज नामक कवक से। कवक को ही हम लोग फफूंद और फंगस भी कहते हैं। ठीक है? सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक को ही आप फंगस कहिए, ठीक है, या फफूंद कहिए या कवक कहिए। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो फफूंद फंगस यानी कि कवक से होंगे, इसका सूत्र है SABAR, साबर। और साबर में पहला रोग हो जाएगा एस्केबीज यानी कि खाज खुजली, और ये होगा एक्रेरिस एस्केबीज नामक कवक से, और त्वचा में खुजली होगी और सफेद दाग पड़ जाएगा। गांजा। अब आइए SA है, ए से आइए एथलीट फुट, और इसमें ये टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है और यह त्वचा का संक्रामक रोग है और पैर पर कट पड़ जाता है। उसके बाद आइए B से बाइल्डनेस यानी कि गंजापन, ये टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। जो कैप हम लोग पहनते हैं तो कैपिटिस हो गया, कैप से कैप और कैपिटिस, और इसे सिर के बाल उड़ जाएगी। तो बिना वो सारा के घर कैसन, बिना झुल्फी के बर कैसन। उसके बाद आइए ए से आइए अस्थमा, यानी कि दामा, यह एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक का स्पोर पहुंचकर फेफड़े में जाल बना लेंगे और जिससे क्या होगा? वायु पथ अवरुद्ध हो जाएगा और हमेशा संक्रामक भी रोग है, फैलने वाला। उसके बाद आइए दाद, रिंगवर्म, यह होगा ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से, और यह भी संक्रामक रोग है। दाद, रिंगवर्म, तारा बैल बनू, सुन लीजिए ध्यान से। एस्केबीज जो है जिसमें सफेद दाग पड़ जाता है, लेकिन रिंगवर्म में हो रहा जन हमनी के दानवा दानवा खानी होला, खजुआत रहला, हिया खजुआत हिया हो, ये संक्रामक है और त्वचा पर लाल रंग। अब आइए विषाणु के कारण को। ठीक है? विषाणु का जो कारण है, विषाणु के द्वारा होने वाली एड्स क्या प्रभावित करेगा? WBC को, प्रतिरक्षा प्रणाली को। HIV विषाणु का नाम है और इसमें डायरेक्ट से आपका WBC खत्म करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट करेगा। एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है। ठीक है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डेंगू ज्वर, आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डेंगू ज्वर, और BPSC असिस्टेंट में इससे प्रश्न पूछा हुआ था कि डेंगू जो जब मच्छर काटता है, ठीक है, एड्स इजिप्टी जो मच्छर होता है वो डेंगू ज्वर काटता है, तो ये कहाँ घुस जाता है, ये ऐसे पूछा था। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा लोग, संपूर्ण शरीर खासकर सिर में घुस जाता है। जब डेंगू काटता है तो उसका जो बीमारी है और वो वायरस का, वो कहाँ घुसेगा? सिर में। तो यही प्रश्न पूछा था कि डेंगू जब काटता है तो कहाँ घुसता है? सिर में। और वो वायरस इस विषाणु का नाम है, और इसमें जानबे करते हैं क्या होगा? हड्डी तोड़ बुखार इसको कह सकते हैं। ऐसा दर्द करी बुझाई कि हड्डी टूट गई।
पोलियो आइए, गला रीढ़ नाड़ी संस्थान पोलियो है, सब कोई पोलियो के बारे में जानता है कि कोशिकीय नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा आइए, इन्फ्लुएंजा, चेचक और छोटी माता, ये तीनों बीमारी जो है संपूर्ण शरीर में फैलता है। और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? वायरस से। चेचक भी वायरस से, और चेचक का भारत से उन्मूलन हो चुका है। छोटी माता संपूर्ण शरीर। तो इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? एबीसी मिक्सो वायरस। चेचक फैलता है बेरियोला वायरस से। बार बार पूछा जाता है कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है? बेरियोला वायरस। और वहीं अगर छोटी माता का पूछा जाए तो बैरीसेला वायरस होगा। चेचक का बैरी ओला, ओला उबर वाला ओला, और छोटी माता बैरीसेला। ठीक है, क्लियर है? दोनों लगभग एक के खानी दिखता है। चेचक में वही शरीर पर लाल दाने हो जाएंगे, और छोटी माता में भी शरीर पर थोड़े लाल दाने टाइप कहीं हो जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा एथी है। इसमें हल्का बुखार आएगा छोटी माता में, चेचक में तनिक कस के बुखार है। गलसोथाइए, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। कौन पैराथायराइड ग्रंथि? ये नु कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। खसरा, खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसके विषाणु का नाम है मोरबिली वायरस, शरीर पर लाल दाना। टैक्रोमा आइए, बार बार पूछा जाता है कि टैक्रोमा से कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंख। टैक्रोमा से आंख, और आंख पर लाल दाना, आंख में दर्द हो जाएगा। हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, और इससे प्रभावित होता है यकृत। पेशाब पीला, आंख त्वचा पीला हो जाता है। क्लियर है? देखिए हेपेटाइटिस भी 3 प्रकार है, ए बी सी। ए बी का तो इलाज है, और सी का सिर्फ बचाव है, इसीलिए हेपेटाइटिस बी ए के टीके लगाए जाते हैं, सी का कोई टीका नहीं बना है, यानी कि बचाव में ही उपाय है। रेबीज आइए, रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। क्लियर है? और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, और साथ ही दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज लुई पास्चर ने की थी। इसके विषाणु का क्या नाम है? रैबिडो वायरस। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। ठीक है, और पानी वानी देख के इनार उनार में बड़ा कुत्ता खानी आवाज निकालेगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज। केवल कुत्ते के काटने से नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जिसमें रेबीज का लार पाया जाता है। ठीक है? मेनिंजाइटिस आइए, इस पर गाना भी बना है। हाँ, मेनिंजाइटिस, लवलाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को होता है, तेज बुखार लगता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस, लवलाइटिस, ये सब। हर्पिस आइए, हर्पिस त्वचा का रोग है, हर्पिस होगा और त्वचा में सूजन हो जाएगी। कोविड-19 आइए, गला और फेफड़ा प्रभावित होता है। SARS-CoV-2 इसके विषाणु का नाम है। बुखार, खांसी, स्वाद गंध का पता न चलना, गले में खराश, सिर दर्द, दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत, बोल न पाना और हिल-डुल न पाना, इससे हम लोग प्रभावित हो चुके हैं। पूरा भारत या क्या पूरा विश्व प्रभावित हो। जीका वायरस आइए, जीका वायरस जो है जीका वायरस के कारण होता है, और जीका वायरस मुख्यतः एडिस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। जैसे डेंगू फैलता है, ये सब क्या है? एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है। इसमें ये होता है कि माने बच्चा अगर गर्भ में है और उस महिला को अगर ये वायरस माने काट लिया और ये जीका वायरस फैल गया, तो बच्चा जो होगा ना, उसके जो सिर होगा उसको अपूर्ण विकास होगा, यानी कि सामान्य रूप से सिर उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। अब आइए, मनुष्य में होने वाले कुछ जेनेटिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं, और इसका सूत्र है, माने इसका ट्रिक क्या है? डीएमके एचपीसीटी गया। खूब ध्यान से बोलिएगा लोग, डीएमके एचपीसीटी गया। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश भूल जाइए, तो डीएमके एचपीसीटी गया। तो अनुवांशिकता से होने वाले रोगों का ट्रिक है डीएमके एचपीसीटी गया। तो डी से हो जाएगा आपको, डी से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति होगा मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, और डीएम जो शब्द है उसी को डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म भी कहते हैं। डीएम हो गया डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। के से आइए, के को कहा जाता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें ये बीमारी जो है किसकी है? पुरुषों की है। जैसे 46 जो गुणसूत्र होगा वो बढ़ जाएगा 47, और महिलाओं के जैसा आचरण करने लगेगा। क्लियर है? महिलाओं के जैसा आचरण करने लगेगा क्लीनफेल्टर में। डीएम के हो गया
DMK, डी से डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म एक है, के से हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होगा और गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाएगी और महिलाओं की तरह आचरण करने लगेगा और ऐसे पुरुष कस्टम होते हैं यानी कि नपुंसक टाइप के होते हैं। अब आ गया क्या HP, H से आपको हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर चोट लग गया तो 24 घंटे तक खून नहीं बहना, 24 घंटे तक खून नहीं बंद होगा। सामान्यतः खून जम जाता है 2 से 4-5 मिनट में, लेकिन इसमें खून बंद नहीं होगा और इस रोग से पुरुष प्रभावित होते हैं और इसकी वाहक महिलाएं होती हैं। P से आइए पटाउन सिंड्रोम, इसमें जो होगा क्लेफ्ट प्लेट हो जाएगा, ओठवा कट जाता है, इसी को पटाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अब आइए CT, C से क्या था कलर ब्लाइंडनेस, वर्णता, इसमें लाल और हरा का आपको लाल हरा रंग का पहचान नहीं होगा, अर्थात लाल रंग आपको हरा रंग लगेगा दिखने में और हरा रंग लाल दिखेगा। इससे भी मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होगा और इसकी वाहक स्त्रियां हैं। और T से हो गया टर्नर सिंड्रोम, ये हो गया महिलाओं का, महिलाएं थोड़ा टर्न होकर चलती हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाएगा, एगो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ऐसी स्त्रियां क्या होती हैं, स्टाइल होती हैं, बांझ होती हैं। क्लियर है। अब आइए कुछ अन्य रोग हैं जैसे पैरालिसिस, नालो कहला पैरालिसिस मार दलबा, पक्षाघात या लकवा। इसमें क्या होता है कि माने सेकेंडों नहीं लगेगा और शरीर के आधा भाग पैरालिसिस हो जाएगा, हिल डुल नहीं पाइएगा। ठीक है। और जहां पैरालिसिस होगा वहां की तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम माने निष्क्रिय हो जाए, काम ना करे। और इसका कारण क्या है कि ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया शरीर में या हाई प्रेशर में आ गई तब वो हो जाई। आ चाहे हृदय जे बा चाहे मस्तिष्क बा, अगर ओकरा के रक्त की आपूर्ति कम हुई तो का होई, हृदय के रक्त की आपूर्ति कम हुई तो हृदयघात हुई, और मस्तिष्क के रक्त की आपूर्ति कम हुई तो पैरालिसिस हो। चाहे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हाई रख बेकार बा न तो का हो जाई, पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस मार दी। और लकवा जो रोग जो होता है, लकवा रोग अगर हो गया तो वो किस विटामिन की कमी से हो जाएगा, विटामिन B7, बायोटिन H। लकवा भी हो जाएगा, शरीर में दर्द, बालू गिर जाएगी। तो लकवा विटामिन B7 या विटामिन H कहिए या बायोटिन कहिए। एलर्जी आइए, कुछ लोगों को धूल उल से बाला एलर्जी होला, धूल लागल तो छाकल छाकल शुरू कर दिलो, एलर्जी हो जाला उ। ठीक बा। सीजोनोफ्रीलिया आइए, ये बीमारी आप ही को है। सीजनफ्रीलिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जो प्रायः जवान लोगों में होता है और ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है और वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी को इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए क्योंकि आलसी, अलगावहीन, अकेले रहना पसंद करते हैं। सीजोनफ्रीलिया। और आपको एक और रोग है जिसका नाम है डिप्लोपिया। क्या रोग है? डिप्लोपिया हो गया। नहीं, डिप्लोपिया नहीं कहिए। इस रोग में आंख की मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है। आंख के मांसपेशियों में पक्षाघात होगा तो क्या हो जाएगा? गैमेकेमेस्टिया रोग है इनको। गैमेकेमेस्टिया का मतलब समझते हैं? पुरुषों का जो है ना औसतन वृद्धि महिलाओं की तरफ बढ़ जाता है, उसे ही गैमेकेमेस्टिया कहते हैं। अब ये डिप्लोपिया जो रोग है, यह रोग आंखों की मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण होता है। मिर्गी जिसे कहते हैं इपिलेप्सी, और इसे अपस्मार रोग भी कहते हैं। और यह मस्तिष्क के आंतरिक रोग है, माने मस्तिष्क के अंदर गड़बड़ी है तो आपको अपस्मार या मिर्गी रोग होगा। और इसमें दौरा पड़ेगा तो मुंह से झाग निकलेगा, मल पेशाब भी निकल सकता है। कहाँ से मल पेशाब? मुंह से ना, जहाँ से निकलेला तहे से। ये लड़का से पूछे मल पेशाब ऐसे मुंह से कैसे निकलेगा जी? मुंह से निकलेगा तो आदमी साला दूसरे दुनिया में रहे। ज्यादा मात्रा में निकलेगा, मुंह से झाग उग निकलेगा। ठीक, मुंह से झाग उग निकलेगा और पेशाब और मल जहां से निकलता है एकदम आदमी ऐसे हो जाएगा साहब। इसे गांव के लोग पहले कहत लग किराइल भांटा के चोखा मत खाइए, मिर्गी का दे बोला। अब तो बहुत सारा दवाई आ गया है मिर्गी का। तो मिर्गी रोग को अपस्मार रोग भी कहा जाता है। अब आइए लो, एड्स के बारे में आप लोग जानबे करते हैं। इलिसा टेस्ट होता है, उसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ठीक है। CD4 काउंट होता है। ठीक है। बहुत सारा चीज का जांच किया जाता है। एक यहाँ पे प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने लगती हैं? उसी का नाम है इंटरफेरॉन। तो विषाणु से संक्रमित अगर शरीर की कोशिकाएं सेल हो जाए तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण करने लगती है जो घातक है। ठीक है। एड्स के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया दवाई का क्या नाम है? एजिडोविडिन।
एजिडोथाइमिडीन AZT, ठीक है। और भारत में जो है HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंट्री रिट्रोवायरस थेरेपी ART की व्यवस्था की गई। ये ART कोई दवाई का नहीं नाम है, बल्कि एक थेरेपी है जिसमें बहुत सारे दवाइयों को शामिल किया जाता है। और ART की शुरुआत 2004 से भारत में की गई है, ठीक है। और एड्स के लिए सबसे बढ़िया दवाई का क्या नाम है? एजिडोथाइमिडीन AZT, ठीक है। डेंगू ज्वर जो है वह मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और हमारे देश में डेंगू का पहला मामला 1963 में कलकत्ता में आया था। और डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर डेंगू का ये मादा एडिस इजिप्टी मच्छर काट ले तो सिर में घुस जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा लोग। कुछ प्रश्न यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा लोग। कि पोलियो वैक्सीन का विकास जोनास सल्क ने किया था, बाद में अल्बर्ट साबिन ने किया। और पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है, 1, 2, 3। तो कहने का मतलब है कि 1, 2 के मरीज काफी कम होते हैं और पोलियो जो टाइप 3 है उसी के मरीज ज्यादा होते हैं, इसीलिए अधिकतर टाइप 3 के ही इलाज होता है, इलाज के लिए दवा बनाया जाता है, ठीक है। और इसी का क्यों और टाइप 3 का जो विषाणु है वो सबसे छोटा आकार का होता है। क्लियर है। चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार, चैप्टर नंबर 11। विटामिन की खोज फंक ने, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने, बी विटामिन की खोज फंक और विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज होकल्ट, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। क्लियर है। स्टेप्टोमाइसिन वॉक्समैन, होम्योपैथी हनीमैन जर्मनी वाला, ओपन हार्ट सर्जरी वाटर लिलहेल, ठीक है। प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो, एंटीजन लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन सिप्सन, टेरामाइसिन फिन्नेल, डायबिटीज बेंटिंगम बेस्ट, पोलियो वैक्सीन जोनासिल साल्क, बैक्टीरिया ल्यूमेनहॉक, RNA जेम्स वाटसन अर्थरॉर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, और मलेरिया प्लाज्मोडियम लेवरन, मलेरिया शब्द मैकुलाच, सल्फा ड्रग डॉगमैक, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनाउट साउथ अफ्रीका, लिंग हार्मोन स्टेनच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय वाला है हार्ट वाला आइनियोवान, इंसुलिन बेंटिंगियम बेस्ट, डायबिटीज बेंटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरेन या यूरेन, बैसिलस जीवाणु है, कालमेट ग्यूरेन जो बनाया BCG को। रक्त परिवर्तन यानी रक्त परिवहन या परिसंचरण कहिए कार्डलैंड स्टीनर, DNA फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर, DNA का डबल हेक्सिल मॉडल न बनाया। ध्यान से सुनिए लो, DNA की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर और DNA का डबल हेक्सिल मॉडल वाटसन एंड क्रिक। पेचिस व प्लेग की चिकित्सा किटाजाटोज, जंपिंग जीन बाबरा मैक्लिंटन। और ऐसा इन्होंने मक्के पर किया था। मक्का की जो खेती होता है ना, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, हे मक्का में एगो होता है खूब बढ़िया है मोच खानी एगो में मकैया में निकलेला, तो ओकर गुणसूत्रुआ पर के जीनुआ का करला कि कब हेने से हेने हिल जाई, होने से हेने हिल जाई। मकैया के जन मोछुआ होला प्रत्येक बालवा में देखिए ऊपर भूर भूर, हाँ इधर से उधर खूब भागता है। इस क्या नाम रखा है? जंपिंग जीन, यानी कि जंप करके चल जाएगा। जंपिंग जीन बाबरा मैक्लिंटॉक, रेगुलेटरी जीन जैकब मोनार्ड, DNA संश्लेषण आर्थर कार्नवर्ग, प्राकृतिक वर्णनवाद चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक, चेचक का टीका हाँ, और साथ ही प्रतिरक्षण तकनीक एडवर्ड जेनर। क्लियर है। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बनार्ड साउथ अफ्रीका, होम्योपैथी के हनीमैन, पुनरावर्तन का सिद्धांत हैकल, लेप्रोसी बैसिलस कोड हैंसेन, रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर, प्रथम एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या पेनिसिलिन की खोज। और पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। किससे बनाया जाता है? कवक से। कवक यानी कि फंगस। अब आइए लो, प्रमुख चिकित्सीय कुछ उपकरण है, जैसे पेसमेकर। पेसमेकर को क्या कहता है?
आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है। जो हृदय की गति अगर कम हो जाए, चाहे रुक जाता है, तो उसको लगा दिया जाता है तो काम करता है। जार्विक 7 क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम पेसमेकर है। याद रखिएगा लो, जार्विक 7 कृत्रिम पेसमेकर है। और जो हृदय गति रुक जाती है, कम हो जाती है, तो पेसमेकर लगा दिया जाता है। एक प्रकार का मानव निर्मित चिकित्सीय उपकरण है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन जो किया जाता है, इसमें संपूर्ण शरीर में कोई भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जो है वह ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की कार्यविधि का पता लगाने के लिए। और एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसमें संपूर्ण शरीर में एकदम एक्यूरेट पता इसी से लगाया जा सकता है, एमआरआई से। अगर कहीं बीमारी है, उसको एक्यूरेट पता लगाना हो तो क्या कराना होगा? एमआरआई। यानी कि एक्सटर्नल एक्यूरेट, पूर्णतः सही पता लगाना हो तो एमआरआई। ऐसे सीटी स्कैन कराइए तो कहीं गड़बड़ी है तो बता देगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएगा, एक्यूरेट एमआरआई बताएगा। क्लियर है? अब आइए 13 नंबर, जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेट्स, अनुवांशिकी के मेंडल, सूक्ष्म जैविकी के लुई पास्चर, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर, रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर, दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर। तो वही सूक्ष्म जैविकी के जनक हो गए लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, अर्थात चेचक के टीके की खोज। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, अभी ना पढ़े थे, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु रॉबर्ट कोच। तुलनात्मक रचना जी क्यूवियर, विकरण अनुवांशिकी एच.जे. मूलर, आधुनिक अनुवांशिकी वाटसन, जीरेंटोलॉजी व्लादिमीर कोर्नेचोव्स्की, वृद्धों का अध्ययन को जीरेंटोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक शारीरिकी एड्रियस बिसेलियस, बाप रे बड़ा बिसेला बड़ा नहीं। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर एवं बानर, बीनर को हम बानरे कहेंगे। रुधिर वर्ग ए बी, ए है कि बी है कि ओ है। वर्गीकी का जनक लिनियस, जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा इसी की कृति है, लियोनार्डो दा विंची का। आधुनिक भ्रूणिकी कार्ल ई वान वेयर, आर्टिफिशियल भ्रूण बना लिया है इजराइल, अब लड़का पैदा कर शुरू कर दी। उच्च परिवर्तनवाद ह्यूडिगो ब्रिज, म्यूटेशन ह्यूडिगो ब्रिज। सुजनिकी फ्रांसिस गाल्टन, माइक्रोस्कोपी मार्सेलो माल्पीजी, और एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। अब आइए अवास्तविक मछलियां कौन है? माने प्रश्न में रहेगा निम्न में से कौन सी रियल फिश नहीं है? ये सब जो है रियल फिश नहीं है। वेल फिश स्तनधारी है, क्रे फिश ऑर्थोपोडा है, कटल फिश मोलास्का है, डेविल फिश मोलास्का है, जेली फिश सिलिंट्रेटा है, सिल्वर फिश इंसेक्टा है, स्टार फिश इकाइनोडमेटा है, रेजर फिश मोलास्का है। तो ये सब पूछेगा निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो हई सब याद रखिएगा, तो नहीं मारिएगा यही कि ये मछली नहीं है। जबकि वास्तविक मछलियां में आइए डॉग फिश, अश्वमीन, फुसफुस मीन, बाघ मीन। बाघ मछली खैले बड़ा? हम खैले बानी, बाघ खानीदारी होला। ग्लोब मीन, विद्युत मीन, विद्युत मीन जानते हैं? ईल मछली है यही, टारपीडो पकड़बो मत करिए, बड़ा करंट रहेला, जिनका को मार दीनू ये लगले मरे से बचबो। इलेक्ट्रिक मीन गूगल में देखिएगा ना, विद्युत मीन, टारपीडो, उड़न मीन उड़ने वाली, मच्छर मीन गैम्बुसिया, मच्छर को लार्वा खाने वाली मछली कौन है? गैम्बुसिया है। मूस मीन काइमीरा, मूस मीन भी आ गए। बताइएगा लो विचित्रताएं में सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीली तिंगामाल या नीली व्हेल, ब्लू व्हेल, जो 30 हाथी के बराबर वजन होता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? जमीन पर रहने वाला अफ्रीकी हाथी। सबसे आदि मोलास्का किंटोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट लैमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सांप अजगर। सबसे बड़ा जीवित सांप, हाँ ठीक है, अजगर पाइथन। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला किंग कॉन्ग। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी।
सबसे छोटा कपी गिब्बन, जरायुज छिपकली फ्राइनोसोमा, सबसे बड़ा मेढक राना गोलियत, बाप रे बाप, राना गोलियत सबसे बड़ा मेढक कई किलो का होई जी। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य एस्कुइड, सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेक्ना, सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड हेमिफस्कस, सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, सबसे लंबी कोसा तंत्रिका कोशिका, सबसे आदि हेमेल्थिस प्लेनेरिया, सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस, सबसे छोटा हड्डी कान की हड्डी, सबसे व्यस्त अंग दिल हृदय, सबसे आदि ऑर्थोपोडा, आदि का मतलब समझ रहे हैं लोग, सबसे पुराना पेरिपेट्स या प्रारंभिक, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ, सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरस, सबसे बुद्धिमान होमिनिडा मनुष्य, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी पैंथर चीता, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ियां निकालला मारुति, सबसे आदि स्तनी डकविल प्लेटिपस और एकिडना, ऑन देखिए सबसे आदि स्तनी एकिडना हो गया, और जो अंडा देने वाली स्तनी है डकविल प्लेटिपस, और यही एकमात्र विषैली स्तनी भी है डकविल प्लेटिपस। गलती से भी होकर दूध मत पिया। अच्छा, अंड जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे छोटा न उड़ने वाली पक्षी कीवी न्यूजीलैंड के, जरायुज मत्स्य एस्कोलियोडॉन, जरायुज ऑर्थोपोडा बिच्छू, बताइए बिच्छू फिल्मों है, बिच्छी वाला काटे ली सब, बच कर रहिए लोग। जरायुज सर्प बाइपर समुद्री सर्प, ये नो समुद्री हाइड्रोफिश है, काट ली तो सबसे जहरीला सर्प एकमात्र विषैली छिपकली हिलोडर्मा, सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन या पत्थर मछली पसान मछली, सबसे ऊंची स्तनी जिराफ, सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु, सबसे बड़ी ग्रंथि हाँ यकृत लीवर जिगर, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है पैंक्रियाज, सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिकम जांग की मांसपेशी। जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 17 मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है फीमर, इसको टाई बोन कहते हैं, ठीक है हाँ। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है स्टेपिस, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है लीवर यानी कि यकृत, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पैंक्रियाज है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन की है, सबसे बड़ा धमनी एब्डोमिनल एरोटा, सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना कोवा, सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है, सबसे बड़ी पेशी ग्लूसियस मैक्सिकम वहीं माने कूल्हा के मांसपेशी, सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडियस कान के, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन है WBC मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन मोनोसाइट है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता माने पुनः ठीक हो सकता है यकृत यानी कि लीवर, उसी की कोशिका जो है ठीक हो जाती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क की कोशिका हो जाती है, यानी कि चोट लगेगा तो ठीक जल्दी नहीं होगा। सबसे बड़ा अंग कौन है शरीर का त्वचा, और सबसे व्यस्त अंग हृदय है। सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है कंजंक्टिवा की, सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा की होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होगा 5 से 6 लीटर, महिलाओं में आधा लीटर कम होगा। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg, 120 जो है सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोल है। आरबीसी की संख्या कितना होता है पुरुष में होगा 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होता है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, और वहीं महिला में 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होता है, ठीक है। आरबीसी कणों का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणों की संख्या कितना होता है 5000 से 10,000 क्यूबिक प्रति mm।
श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 5 दिन और इनकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। अब देखिए डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट कहाँ पाया जाएगा? लसिका में। और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं डब्ल्यूबीसी में। तो बेसिफिल्स होता है 0.5 से 1%, इसिनोफिल्स 1 से 3, मोनोसाइट्स 3 से 8। ठीक है, और यही मोनोसाइट जो होता है यह सबसे बड़ा आकार का यही होता है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं 40 से 70% होती हैं और यही जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं होती हैं यही जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। लिम्फोसाइट है ये 20 से 25%। रक्त प्लेटलेट्स काउंट कितना होगा? 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक mm। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुष में कितना होगा? 14 से 16 प्रति 100 सीसी होगा और महिला में 12 से 14 होगा। सर्वदाता रक्त समूह O है और ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर AB है। सामान्य शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री C या 310 केल्विन। श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट। ठीक है, बच्चे का दंत सूत्र 20 है और वहीं वयस्क में 32 गो। यही दूध का दांत है 20 गो जो टूट जाता है फिर आता है और 12 परमानेंट तीत होते हैं। मस्तिष्क का भार 1400। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। सामान्य हृदय दर और सामान्य नाड़ी दर। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 1.5 से और मूत्र का पीएच मान 6। रक्त का पीएच मान। पैक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या। शरीर में कुल पेशियों की संख्या। शरीर में के कुल भार का जल का हिस्सा। और वहीं अगर खनिज लवण का कहा जाए 5%। यहाँ प्रश्न था कि मस्तिष्क का भार तो 1400 ग्राम है, तो हृदय का भार 300 से 350 पुरुषों में, महिलाओं में 250 से 300। गुर्दे का भार 140 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास को पढ़ेंगे विज्ञान में कि विज्ञान की कुछ शाखाएं जैसे एनाटॉमी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या है, कॉस्मोगॉनी क्या है, ये सब कल पढ़ा जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे कल पढ़ा जाएगा। ठीक है।